चलिए, तो बहुत टाइम बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बीच में मैं काफ़ी बार टाइम काम पड़ गया था मेरा, शादी वगैरह भी थी, हमने गाड़ी भी ली एक। तो ये है। अब हम आते हैं, हमारा न्यूरोलॉजी वाला टॉपिक रहेगा, वो 2 या 3 दिन में हम कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमें फिर आगे चल के और यूनिट भी कवर करनी है। जैसे कैंसर हुआ, ब्रेस्ट वगैरह हुआ, मतलब वो कैंसर वगैरह वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे, और जो बच्चा कुछ मेडिसिन एक्सपर्ट है वो भी चलता रहेगा हर दिन की तरह। तो आज ही हम बात करने वाले थे पार्किंसोनिज्म के बारे में। पार्किंसोनिज्म याद रखना, पार्किंसंस डिजीज मत याद रखना। हाँ, पार्किंसोनिज्म का मोस्ट कॉमन कोज पार्किंसन डिजीज होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्किंसन डिजीज में ही आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, और डिजीज में भी आपको एक तरीके से लक्षण देखने को मिलते हैं। पार्किंसोनिज्म के लिए मेन कंसिडरेशन रही जाती है, वो रही जाती है कि फैक्टर के लिए क्या क्या चीज़ें होती है सिम्टम के नाम पे, तभी तो क्या है। तो फैक्टर के नाम पे, सिम्टम के नाम पे जो मेन चीज़ आपको याद रखनी होती है हमारी ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया क्या होती है? एक तरीके से स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, एक तरीके से इनिबिशन हो गया। एक तरीके से आप जो मूवमेंट करना चाहते हैं ब्रेन, वो करते करते या तो कर नहीं पा रहा सही ढंग से, या फिर अचानक रुक गया एक तरीके से उस मूवमेंट को करते करते। तो इसलिए क्या हुआ, एक तरीके से मूवमेंट में कमी आ गई एक तरीके से। ये होती है हमारी ब्रेडिकाइनेसिया, या एक काइनेटिक म्यूटिज्म भी कह देते हैं कुछ जगह एक तरीके शब्दावली के रूप में, जिसमें एक तरीके काफ़ी टर्म यूज किए थे। माइक्रोग्राफिया भी एक तरीके से टर्म है, वो भी इस केस में ही दिखने मिलती है। मतलब वो तो सिम्टम है एक तरीके से, माइक्रोग्राफिया जो है वो भी इस टर्म के अंदर ही आता है, एक तरीके से ब्रेडिकाइनेसिया के रूप में। तो एक तरीके से कोई भी आप पार्किंसन डिजीज, पार्किंसोनिज्म डायग्नोसिस, पार्किंसन डिजीज पार्किंसोनिज्म डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो उसमें ब्रेडिकाइनेसिया वाला फैक्टर तो रहता ही है, चाहे एटिपिकल, टिपिकल। बड़ी तरीके से जो एटिपिकल में बहुत सारे अलग अलग पौधा देंगे, लेकिन उसमें ब्रेडिकाइनेसिया जो कॉमन रहेगा ही। उसमें पार्किंसोनिज्म के लक्षण बन रहे हैं, तो हम उसे पार्किंसनोज़िज्म कंसिडर करके पार्किंसन डिजीज कहलाने के लिए और भी चीज़ें होनी जरूरी हैं। हाँ, ये है कि पार्किंसोनिज्म का मोस्ट कॉमन कोई पार्किंसन डिजीज होता है, ये वन लाइनर के रूप में याद रखना। दूसरा मोस्ट कॉमन कौन होगा? ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, यानी कि इस तरीके से, इसलिए इसको टर्मिनोलॉजी पार्किंसोनिज्म किया जाए, मोस्ट कॉमन कोई पार्किंसन डिजीज रहता है। लेकिन ये कि एक सिमिलर मत याद रखना, पार्किंसोनिज्म अलग चीज़ है और पार्किंसन डिजीज एक अलग चीज़ आती है। तो इसमें क्या चीज़ होती है? इतनी ब्रेडिकाइनेसिया मिलता है इस तरीके से, और क्या बोलते हैं, जैसे रेस्टिंग ट्रिमर वगैरह हुई, स्टूपर्ड पोजीशन हुई, इस तरीके से हो गए। हम ज़्यादातर पार्किंसन डिजीज के लक्षण के रूप में पढ़ते हैं, जैसे किस तरीके से हमारा हुआ, जैसे रेस्टिंग ट्रिमर हुए, या इस तरीके से क्या हुआ हमारा, इस तरीके से फॉल वाली पोजीशन हुई, इस तरीके फॉल की हिस्ट्री मिल सकती है कुछ डिजीज में। क्या आदमी के ऐसे आगे करके बैठा हुआ है, आगे करके बैठने में हो सकता है उसको बार बार गिर रखा हो, या इस तरीके से एकदम ऐसी पोजीशनिंग में है कि कभी भी गिर सकता है, तो उसको हम क्या इसमें कंसिडर करते हैं इस तरीके से, मतलब और लक्षण में इस तरीके पार्किंसन के लक्षण में। उसके अलावा रिजिडिटी मिलती है। रिजिडिटी इस तरीके से तो मिलेगा वो कॉकवेल रिजिडिटी, और एक होती है हमको लेड पाइप रिजिडिटी। हाँ, इस तरीके से फॉल आउट पोजिशन होता है, तो कैम्प्टोकोनिया होता है, कैम्प्टोकोनिया तो इस तरीके से फॉल आउट वाली पोजिशन होती है, तो आगे जाके स्टूपर्ड सी पोजिशन होती है कैम्प्टोकोनिया की। और उसके अलावा क्या होता है, इस तरीके से रिजिडिटी में कॉकवेल रिजिडिटी और कहते हैं लेड पाइप रिजिडिटी, ये दोनों पार्किंसन में ही आती हैं। कॉकवेल रिजिडिटी में क्या मिलता है आपको? कॉकवेल रिजिडिटी होती है इस तरीके से, आपको इस तरीके से पूरी आप मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ से एक तरीके से मेरे जॉइंट पे देखना, जॉइंट पे अब मैं यहाँ से यूँ ला रहा हूँ, यूँ ला रहा हूँ। अब मेरे से मैं एक तरीके से मैंने अब तेरे हाथ से एक तरीके से मान के कोई दूसरा हाथ एक तरीके से मूवमेंट करा रहा है मेरी, तो वो चल मैं पैर पे समझाता हूँ तभी आज सही समझ आएगा तरीके से। तो अब मान के चले पैर पे आ रहा हूँ मैं, ये चलिए यार ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसमें। अब पैर एक तरीके से किसमें, एक तरीके से फ्लैशन में हमें एक्सटेंशन कराना है, तब मान के चले मुझे रेजिस्टेंस दिख रही है, वो एक तरीके से पीरियोडिक दिख रही है एक तरीके से, यानी कि एक तरीके से सेम रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि एक तरीके से अब मैं को मूवमेंट करानी है, जैसे मैं मूवमेंट करा रहा हूँ तो मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट कराई, रुक गया मैं, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, थोड़ी मूवमेंट कराई और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, थोड़ी बहुत मूवमेंट करेंगे और रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, और रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, इस तरीके से पीरियोडिक रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो वो कहते हैं हमारे एक तरीके से कॉकव्हील रिजिडिटी। जैसे कॉकव्हील में नहीं होता बल्ले सारे व्हील में तार से निकले रहते हैं, तो वो उसमें थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस रहती है, फिर हर व्हील पे जैसे जैसे कुछ पूरी जो मूवमेंट कर रहा हूँ उसमें थोड़ी बहुत बीच में रेजिस्टेंस आ रही है इस तरीके से,
पीरियोडिकली, मतलब कि इतनी पीरियोडिक तो मतलब वैसे टर्मिनोलॉजी गलत आ गई। ये धीरे ट्रिमर के संग आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। ट्रिमर पर रिजिडिटी का सही टर्मिनोलॉजी के लिए इस तरीके से आपको आया, ट्रिमर वाला टैग आया रिजिडिटी रिजिडिटी। इस तरीके से एक एक करके यूँ हो जाए, बीच में रुक के आ रहे, उसमें क्या तरीके से बिल्कुल एकदम शुरू से लेकर एट द सेम रिजिडिटी देखने को मिल रही है। यहाँ से मैं पूरी मूवमेंट करा रहा हूँ तो पूरी एकदम सेम रिजिडिटी देखने को मिल रही है। किसमें? लेड पाइप रिजिडिटी में। जैसे लेड पाइप देखा होगा आपको, उसको एक पूरा यहाँ से स्टार्ट करना, मोड़ना पूरे तक मोड़ दें, तो इस तरीके से वो इस तरीके से लेड पाइप रिजिडिटी कहलाती है। ये रिजिडिटी का असर फर्स्ट ईयर में तो वैसे टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। फिर हम आते हैं तरीके से, तो ये हमारे 4 लक्षण हो गए तरीके से ट्रैप के रूप में याद रख सकते हैं। कौन सा ट्रैप में टी से बना में रेस्टिंग ट्रिमर हुआ या एसिमेट्रिकल ट्रिमर की टर्मिनोलॉजी यूज की थी, क्योंकि पार्किंसन डिजीज में ज़्यादा एसिमेट्रिकल ट्रिमर मिलते हैं। यदि आप एक तरीके से पार्किंसन डिजीज के लिए स्पेसिफिक कहें तो एसिमेट्रिकल ट्रिमर मिल रहे हैं। पार्किंसनिज्म में आ रहे हैं तो इस तरीके से उसमें रेस्टिंग ट्रिमर के नाम कहीं के भी मिल सकते हैं, बायलेटरल मिल सकते हैं। और यदि उसमें बात करें ब्रेडिकाइनिस है तो मस्ट हैव फैक्टर है, चाहे पार्किंसन डिजीज हो चाहे हमारी इस तरीके से पार्किंसनिज्म कंसीडर दी तो करना है। इस तरीके से ब्रेडिकाइनिस है, इसमें कहते हैं एकाइनेटिक मुझे, यानी कि इस तरीके से कोई भी मूवमेंट वगैरह हो रही है वो स्लो हो रही है, यानी कि इस तरीके से को लिख रहे हैं तो छोटा छोटा लिख रहे हैं। उसके अलावा आदमी चल रहा है तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। आपने कुछ भी कमांड दी उसको ये मूवमेंट करने के लिए कि अब मैंने कहा आप चलो, तो चलने में एक तरीके से उसको पता है कि चल रहा है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि चलेगा क्या। अब उसमें वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं होगा, वो आगे चल के चल ही पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो चलना नहीं आता, तो चल पा रहा है, लेकिन वो हकीकत में जो सोचने के बावजूद भी जो मूवमेंट हो रही है वो बहुत ही लेट हो रही है एक तरीके से। तो इस तरीके से जो क्लियरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, जो बेसिक इंग्लिश सिस्टम पढ़ा था, तो इस तरीके से क्लियरेंस प्रोवाइड कराने का काम करता है इस तरीके से ये मूवमेंट को, कि आप ये आगे चल के मूवमेंट करें। तो ये क्लियरेंस का चार्ट देता है। अब मान के चले आप टोल है किसी पे, आगे चल के रोड पे आपको चलने के लिए क्लियरेंस नहीं मिल जाए तो आप लेट होंगे ही ना। सिंपल सी बात है, आपको किसी रोड से जा रहे हैं, आपको आगे चलने क्लियरेंस नहीं मिले तो आप आगे बढ़ेंगे तो सही नहीं, आपको क्लियरेंस पास नहीं हो जाए। तो ये क्लियरेंस वगैरह काम करते हैं, तो क्लियरेंस मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है, लग रहा है उसको, तो इसलिए उसको कोई भी मूवमेंट का इनिशिएशन करने में उसको बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब उसके लिए टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है इस तरीके से। और उसमें भी वो पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है इस तरीके से फ्रीली जो होनी चाहिए थी उसकी। यानी कि मैं आपसे कहूँ कि आँखें बंद करो, अब मैं उससे कि आंखें बंद करो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको, क्योंकि उसमें कोई दम थोड़ी ना चाहिए इसमें। तो अब उसमें देख सकते कि ये हो सकती है एट्रोफी वगैरह हो रखी हो, और भी चीज़ें होती है ना ऐसे, तो हाँ नहीं, और आँख बंद करने में कोई एट्रोफी वगैरह तो होगी नहीं, ये चीज़ है ना। तो अब उसने आँख बंद करके खुलने की गई तो उसमें बहुत टाइम लग रहा है। मैं ऐसे आसानी से कर सकता हूँ आँखें बंद आगे खोलो, क्योंकि इस तरीके से मेरे केस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके केस में बहुत सारी दिक्कत है। जिस तरीके से जो इनिशिएशन और मूवमेंट के लिए जो तरीके से क्या जाता है तो चेक दिया जाता था, इस तरीके से फरमाइश मिलने की तरीके से दी जाती थी, कि तेरे ऑर्डर दिया जाता है कि तुम आसानी से मूवमेंट कर सकते हो, वो ऑर्डर उसमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो को सामने संभल के चल रहा है आदमी। क्योंकि एक तरीके से मान चलिए आपको चेक मिल जाता है कि ये मूवमेंट करना है, एक तरीके से आगे चलना सेफ है, तो आप वो एक तरीके से फ्रीली चल सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको नहीं मिला क्लियरेंस की एक तरीके से आगे मूवमेंट चलना सेफ नहीं है, तो आप धीरे धीरे चलते हैं। और इस तरीके से पहली बार आप स्टार्टिंग करने चलने में ही दिक्कत करें, बहुत डरने स्टार्ट करने में बहुत डरेंगे इस तरीके से। तो जंगल में आना क्लियरेंस है नहीं है, इस तरीके या तो जंगल के जाने में रुकेंगे, और जंगल में चल भी रहेंगे तो धीरे धीरे होगा, आगे गति उतनी तेज नहीं होगी, धीरे धीरे गति होगी, क्योंकि इस तरीके से आपको पता नहीं है कि क्योंकि आपको क्लियरेंस नहीं मिला है। इस तरीके से इसी प्रकार ब्रेन का सिस्टम है, वो भले ही खाली नॉर्मल चलने का काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए एकदम ऐसा हो गया इस तरीके से ब्रेन के लिए कि ऐसा जंगल में चलना होगा, इस तरीके से ये चीज़। हाँ, तो इस तरीके से ये चीज़ आएगी। फिर हम आते हैं तरीके से इसमें जो काफ़ी फाइंडिंग आपसे पूछता है इस तरीके से, क्या जो पैथोलॉजी की बारे में बातचीत कर लेते हैं, वो भी पैथोलॉजी में पढ़ती है। तो पैथोलॉजी में इसको भी मिलता है इस तरीके से, बोलता है आपको लुई बॉडीज। अब लुई बॉडी किससे बनती है, तो लुई बॉडी बनती है अल्फा सिंगल न्यूक्लियस से, यही क्वेश्चन आता है पैथोलॉजी के एक्सपर्ट से कह रहे। तो और कुछ आपको खास जानना है ही नहीं है जिसमें पैथोलॉजिकल एक्सपेक्ट में खाली मैं जब पढ़ा था तो मैं खाली बस नहीं मिला था, जो फाइंडिंग वगैरह पढ़नी पड़ती है इस तरीके से। हिस्टोलॉजिकल है तो हिस्टोलॉजिकल आपसे पूछेगी पार्किंसन डिजीज है, लाल लाल सी बॉडी दिखेंगे, तो लाल लाल सी बॉडी थी तो आप समझा ना सीधे लुई बॉडी, और लाल लाल से क्या है अल्फा सिंगल न्यूक्लियस है, इसके डिपोजिशन के कारण लुई बॉडीज बन रही है।
और लुई बॉडीज के बारे में बात करें तो काफ़ी और डिजीज होती है जिसमें लुई बॉडीज आपको देखने को मिलती है। तो लुई बॉडीज के डिपोजिशन के जैसे क्या क्या एक तरीके से आपको फंक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेन चीज़ में क्लिनिकल फीचर पता होनी चाहिए। मेन तो क्लिनिकल फीचर पे आधार पर है ये पूरी डीजीज। जितने ज़्यादा आपको क्लिनिकल फीचर पता होंगे, जितने अच्छे से पता होंगे, उतने आप अच्छा लंबा आंसर लिख सकते हैं और उतना जल्दी आप केस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन उतना जितना हम ईजी सोचते हैं उतना ईजी होता नहीं है। ये ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात इस लेक्चर में नहीं करेंगे, उसे बताए फार्माकोलॉजी का लेक्चर है वो थोड़ा सा हम लिख के तरीके से ओरल लेक्चर लेंगे, उसे लिखे से लेक्चर रहते हैं हमारे। हाँ, तो वही तरीके से इसमें क्या यूज करते हैं तरीके टर्मिनोलॉजी लुई बॉडीज में क्या क्या होते रहते हैं। इस तरीके से इसमें बात करते हैं ब्रेक स्टेजिंग करते हैं इस तरीके से इसमें, जिसमें इस तरीके से लुई बॉडीज सारे सिम्टम लिखे जाते हैं। लुई बॉडीज वगैरह किस में बनने इस तरीके से हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम में बन गई, एंटेरिक इस तरीके से स्टोमक वगैरह में। तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हुआ तो कॉन्स्टिपेशन के संग भी मिल सकता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज कह रहा हूँ मैं, पार्किंसन एकदम नहीं कह रहा, पार्किंसन नॉलेज पता हो। अब पार्किंसन डिजीज पे चल रहा है। और जो चीज़ आती है वो आती है हमारी एक तरीके से क्या एनोज़मिया। एनोज़मिया क्या होता है इस तरीके से, एनोज़मिया जो होता है इस तरीके से स्मेल आप सूंघने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको स्मेल समझ में नहीं आ रही है, आ नहीं रही। तो इस तरीके से उससे क्या कहते हैं ऑल्फैक्टरी का डिसफंक्शन हो गया, तो क्या कहते हैं एनोज़मिया। और क्योंकि और कौन सी चीज़ होती है हमारी इस तरीके से वो आती है हमारे वेगस नर्व सप्लाई करती है, उसके की जो गैंग्लिया होते हैं उस पर क्या हो जाता है इस तरीके से लुई बॉडीज बन जाती है। जिसके कारण क्या होता है डीनर्वेशन हो जाता है एक तरीके से कार्डियक का, जिसके कारण क्या डेवलप बन जाती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हो जाती है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कब कहेंगे, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 20 mmHg से नीचे गिर जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 10 mmHg से नीचे गिर जाए। और क्या चीज़ देखने में मिलती है वो आती है हमारे एक तरीके से रैपिड आई मूवमेंट बिहेवियर डिसऑर्डर। रैपिड आई मूवमेंट इसमें आती है, तो रैपिड आई मूवमेंट बिहेवियर डिसऑर्डर या REM स्लीप वगैरह वाली बात करी तो उसमें नाइटमेयर वगैरह आते हैं। अब हमने देखा होगा नाइटमेयर वगैरह, जैसे मैंने पर्टिकुलर काफ़ी बार मैं REM स्लीप में बताया, काफ़ी किस्से में सुना सकता हूँ REM स्लीप अपने लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी बार ड्रीम आते हैं कि जैसे पर्टिकुलर से। तो उसमें क्या है कि आपका ये आपको सपने याद रहते हैं, ये अंदर रहता है। तो उसमें क्या है कि आप कुछ भी ऐसी मूवमेंट होती है वो कर नहीं पाते हो, क्योंकि टोनिसिटी होती है वो चली जाती है। मतलब इस तरीके से आप चाहते तो है मूवमेंट आए, लेकिन आपको मूवमेंट आने में को बहुत टाइम लगता है। और जब भी आपको मूवमेंट आती है तब आप कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हकीकत में आपको पता होती है कि जो चीज़ आप सोचना चाहिए तो ज़िंदगी में नहीं हो रही। और इस तरीके से ऐसा लगा जैसे बेड के नीचे मोबाइल वगैरह एक पर्टिकुलर एक और मैं REM स्लीप आया था, तो मान के चलो मैंने काफ़ी बार प्रयास किया कि बंद हो जाए इस तरीके से, लेकिन मेरा सपना बार बार आ रहा था, तो मेरी नींद टूटी और मैंने क्या किया इस तरीके से बेड छान के देखा कुछ नहीं था, इसलिए ये चीज़ मैंने करी है। मान के चलिए इसी के चक्कर में क्या है बार बार आवाज़ आने लगी और मैं क्या करूँ इस तरीके से झगड़ने की जगह चिल्लाने लग जाऊँ कि ये सारे कौन फ़ोन कर रहा है, कौन फ़ोन कर रहा है। इस तरीके से अब नॉर्मल रिस्पॉन्स रहा। REM स्लीप में जगना बहुत कॉमन चीज़ है, कोई नाइटमेयर आएगा तो आदमी जगह है ऐसे ही अध्ययन नहीं, तो जगना कॉमन चीज़, लेकिन उसका अब नॉर्मल रिस्पॉन्स करना ये बात है ना। अब इसमें रिस्पॉन्स करने लगे नहीं कि आसपास का आदमी थप्पड़ मार दिया और सोते सोते थप्पड़ मार जाता है, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ है। लेकिन ये कि कितनी अब नॉर्मल रिस्पॉन्स करना, चिल्ला रहे हैं एक तरीके से, अलग अलग पैरन नहला रहे हैं यूँ करके, इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से, जैसे कि जकड़ रखा है, इतनी बहुत ज़्यादा इतनी मूवमेंट चल रही है उल्टी सी, जैसे राक्षसी आदिमा आ गई कैसे। तो वैसे एक तरीके से ये क्या है हमारा एक तरीके से कैसा मिल रहा है REM स्लीप वगैरह डिसऑर्डर कहते हैं इस तरीके से। और उसके अलावा जो इस तरीके से आपको याद रखने हैं मेन पॉइंट कि इस तरीके से मैं इससे काफ़ी बार पूछा है तो लुई बॉडी डिमेंशिया और इस तरीके से क्या होती है इस तरीके पार्किंसन डिजीज में कैसे अंतर कर सकते हैं, क्योंकि लुई बॉडी डिमेंशिया में भी लुई बॉडी लगभग सेम सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या क्या वो डिफ्रेंशिएट इस आधार पर कर सकते हैं कि उसमें क्या है कि आपको लुई बॉडी डिमेंशिया में किस तरीके से डिमेंशिया वाला सिम्टम जो होता है वो काफ़ी अर्ली स्टेज में देखने को मिल जाता है कि उसमें क्या है कि आपको वो सिम्टम है वो काफ़ी एक तरीके से लेट देखने को मिलेगा। पार्किंसन डिजीज में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा लेट फाइंडिंग रहती है डिमेंशिया की, वो उसके लिए नहीं जानता है। इस तरीके जो सिम्टम है इस तरीके वो डिमेंशिया का नहीं ले गया है वो सिम्टम, वो और डिजीज जो मैंने बताया सिर्फ ब्रेडिकाइनेसिया, ट्रेमर वगैरह, माइक्रोग्राफी है, और जो बताई थी मैंने फॉल आउट वगैरह, या फिर इस तरीके से होती हैं हमारी क्या कहते हैं रिजिडिटी वगैरह, तो उसी को ये लेके आएगा, इसको नहीं लेके आएगा। ये
नॉन मोटर मैनिफेस्टेशन में बात करें चले तो एक तरीके से नॉन मोटर मैनिफेस्टेशन की बात कर ली हमने, एक तरीके से डिवाइड करें एक तरीके से नॉन मोटर की बात कर लिया, मोटर की बात करें। नॉन मोटर में कौन से आते हैं, बात करते हैं एनोस्मिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, उसके अलावा न्यूरोजेनिक ब्लैडर भी याद रख सकते हैं, आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, उसके अलावा कॉग्निटिव इन्वॉल्वमेंट। इसमें क्या होता है, हमारे मोटर में इतने तो ड्रोलिंग और सलाइवा देखने को मिलती है, सलाइवा की ड्रोलिंग में देखने को मिल रही है इस तरीके से, मुँह खुला ही रहेगा इस तरीके से। उसके अलावा मैंने बताया था इस तरीके से कहता ब्रेड कहना आई की मूवमेंट कराऊंगा तो कर नहीं पाएगा, तो ये तरीके से आई मूवमेंट या इस तरीके से ब्रेडिकाइनेसिया वाले सिम्टम होते हैं तेरे सारे मोटर में आ सकते हैं। हाइपोस्मिया क्या देते हैं, हाइपोस्मिया क्या होता है तेरे मास्क लाइक फेसेस, ये मैंने काफ़ी बार ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रखी है तेरे रॉबिन्स में बता रखी है, तो इसको भी याद रखते हैं, पैथोलॉजी वाले एक्सपर्ट है। जैसे काफ़ी बार आपको बहुत सुपीरियर टर्मिनोलॉजी भी नहीं जानता क्योंकि उतनी मेंशन करनी रहेगी रॉबिन्स में। अरे रॉबिन्स ऐसे तो मैं समझ में नहीं आता कि आधी सी चीज़ मेंशन करता है या आधी सी नहीं करता, आधी सी मेडिसिन के पीछे उड़ देता है। मेडिसिन में तो पढ़ ही लेंगे, यहाँ पे पढ़े नहीं पड़े। तो ये चीज़ें क्या याद रखना है इस तरीके से, इसमें इस तरीके से है को मार्क्स लाइक फेसेस हम याद रखते हैं ज़्यादातर। मार्क्स लाइक फेसेस का मतलब है कि आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, काफ़ी फेसेस के लिए भी याद रखता है, मून फेसेस, मंकी फेसेस। तो एक बार एक चीज़ में जगह लिख के रख लेना इसको, फेसेस वगैरह कौन से होते हैं, तो सर रिवीजन करने में आसान होगी। तो इसमें मार्क्स लाइक फेस होता है, एक्सप्रेशन लाइक फेस मिलता है, इसमें आपको इसमें मोटर मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज में। उसके अलावा मैं बताया माइक्रोग्राफिया मिलता है। और उसके अलावा और क्या बता सकता हूँ मैं, एक तरीके से फॉल मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलेगा, उसके अलावा मिलेगा फ्रीजिंग, यानी कि तरीके से हमने मूवमेंट करने को कहा और आदमी फ्रीज हो गया। तरीके से ब्रेडिकाइनेसिया वाले जितने भी सिम्टम है इस तरीके से मोटर में आ जाते हैं। और इस तरीके से बच्चे कुछ होते हैं, इस तरीके से रिजिडिटी मत काउंट करना, रिजिडिटी मतलब उतना स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी और जो सिम्टम होते हैं वो ज़्यादातर आप मोटर में जोड़ सकते हैं। जैसे लूई बॉडी के लिए जो मैंने बताए थे सिम्टम, वो सारे आप इस तरीके से नॉन मोटर में जोड़ देना। और जो ब्रेडिकाइनेसिया बताया था मैंने इसमें जोड़ा, क्योंकि यही मेन फंक्शन होते हैं तरीके से। बाकी पार्किंसनिज्म में, पार्किंसनिज्म में की क्या खास बात है, तो पार्किंसनिज्म इसलिए आ रहा है, उसमें ब्रेडिकाइनेसिया मतलब ब्रेडिकाइनेसिया नहीं मिला तो पार्किंसनिज्म नहीं आता। और उसमें जो मेन जो चीज़ मिल रही है तरीके से आपको लूई बॉडीज का एक्यूमुलेशन मिल रहा है। तो लूई बॉडीज वाले जहाँ बनते हैं उसमें लूई बॉडी के कारण जो जो सिम्टम आते हैं वो सारे के सारे मिल सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से पार्किंसन डिजीज को आप इस सिम्टम को मेन जो सिम्टम है उसको इस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। बाकी यूजुअली मिलते हैं, ट्रेमर मिल सकते हैं इस तरीके से, ये स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन हाँ एसिमेट्रिकल मिलना, ट्रिमल मिलना स्पेसिफिक है, वो याद रखना। एसिमेट्रिकल ट्रिमर है वो इस तरीके से मिलते ही हैं। हाँ तो अब इतनी हमने चर्चा कर ली, तो अब डायग्नोसिस भी तो करना जरूरी है इस तरीके से पार्किंसन डिजीज़ का। तो पार्किंसन डिजीज में एक तरीके से क्या होता है, तरीके से दो चीज़ होते हैं, तो यूपी की गाइडलाइन यूज़ की जाती है और एक होती है मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी की गाइडलाइन। तो मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी की गाइडलाइन में एक्सप्लेन करो को वही मेन है। यूके वाली गाइडलाइन में ज़्यादा कुछ सिखा दिया नहीं रखना है, बस उसमें एक तरीके से कि लिवोडोपा से इम्प्रूवमेंट आ रहा है, एक तरीके से एसिमेट्रिकल जो मूवमेंट होती है, आई ट्रिमर होता है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, इस आधार पर कर देते हैं। लेकिन अब इसमें बात करते हैं कौन सी सोसाइटी हमारी एक तरीके से मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी के आधार पर पार्किंसन डिजीज को डिस्क्राइब करना। तो उसमें क्या है एक तरीके से आपको क्या है कि तो मेन सिम्टम तो आपको देखने को मिलेगा, उस पर तो बातचीत करनी ऊपर बातचीत कर ली, उसके संग आपको एसोसिएट सिम्टम देखने होते हैं। एसोसिएट सिम्टम में 2 में 4 में से 2 मिलने चाहिए, 4 में से 2 का मतलब इतने तो लिवोडोपा देने पे आपको इम्प्रूवमेंट आ रहा है उसकी कंडीशन पे। और उसके अलावा क्या चीज़ देखने को मिल रही है एक तरीके से, उसमें को सिम्टम जो उससे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कहते हैं डोज दी आपने बहुत ज़्यादा दे दिए। हालांकि ये चीज़ हम करके देखेंगे नहीं, मतलब ये बात तो है ना कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट वाला एक डोज ही देंगे, हम चाहेंगे नहीं उसका ऑप्शन ना हो जाए। तो उसमें आते ही करते हैं, ये हमने बात करें नीचे के लेवल हो जाता है, ब्रेडिकाइनेसिया डेवलप हो जाता है, अपर लेवल में जाता है डोपामिन के, तो हमका याद करते हैं डिस्काइनेसिया देखने को मिलता है। डिस्काइनेसिया के फंक्शन में बताऊँ तो जैसे कोरिया हुआ हमारा, इधर कोरिया होती है उसमें लेवल बढ़ जाता है। उसके अलावा बातचीत करें तो इस तरीके से हमारा अकेक्टेसिया देखने को मिलता है, हमने बात की थी अकेक्टेसिया। हाँ और फिर अर्थेरेक्सिस देखने को मिलता है इस तरीके से, या फिर जब फ्लैपेंट ट्रिमर आपको देखने को मिलेगा। जो बात करेंगे जो डिस्काइनेसिया तब करेंगे इसकी। तो इस तरीके से डिस्काइनेसिया आपके सिम्टम जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि वो डोज आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये तरीके से उसके डोज का असर हो रहा है, ये ना। ये भी हो सकता है ड्रग इंड्यूस पार्किंसन हो, तो उसमें तो लिवोडोपा वगैरह काम नहीं करेगी, नहीं उसमें तो ड्यू टू रिसेप्टर ब्लॉक हो गया। हाँ उसमें हम क्या देते हैं, ट्राइसोफ्लाइनिडीन दे देते हैं, ब्रेसो लेते हैं, या फिर हमने बातचीत चर्चा करी थी उसमें ये। और हम बात करके चले, ठीक है
तो एसिमेट्रिकल मूवमेंट, उसके अलावा याद रखना है एसिमेट्रिकल ट्रेमर वाली, रेस्टिंग ट्रेमर वाली मूवमेंट, और उसके अलावा जो होते हैं लूवी बॉडी वाले फंक्शन रहते हैं एनोस्मिया और कार्डिक वाला जो आता है ना, और कोगन जो क्या कहते हैं कार्डिक का था, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये एक तरीके से देखो, ये एक पॉइंट है लूवी बॉडी वाला। तो ये पॉइंट हुआ एक था एसिमेट्रिकल ट्रिमर, और ये तरीके से लीवोडोपा वाली हुई। तो लीवोडोपा वाली हुई आप कह सकते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन में तो ये चीज़ देखने को मिली, तो उसमें एसिमेट्रिकल ट्रिमर जरूर देखने को मिलेगा। तो एसिमेट्रिकल ट्रिमर आप काफ़ी स्पेसिफिक मान सकते हैं पार्किंसन डिजीज के लिए। उसके अलावा नो रेड फ्लैग, आपको एक तरीके से कोई भी सीवियर कंडीशन, अलग सीवियर कंडीशन देखने को नहीं मिली है। काफ़ा जो एक तरीके से आपको सेरिबेलम का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तरीके से सेरिबल अटैक्सिया हुआ, जैसे ट्रिमर तो मिल रहा है, लेकिन वो एक तरीके से आपको इंटेंशन ट्रिमर मिल रहा है, तो वो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, पार्किंसन डिजीज काउंट नहीं करेंगे, उसे हम कहेंगे मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर कहेंगे तरीके से। कभी पार्किंसन वाला भी आ गया तरीके बेसल गैंग्लियन और सेरिबल अटैक्सिया भी इन्वॉल्व हो गया है तरीके से, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर कहेंगे, हम उसको नहीं कहेंगे ये। और उसमें क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। पार्किंसन सेरिबल अटैक्सिया में देखने को नहीं मिलता है उसमें इंप्रूवमेंट लीवोडोपा देने पे, ये तो इस तरीके उसमें इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता। तो इस आधार पर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं किसका, इस तरीके पार्किंसन डिजीज का। तो इस तरीके हमने क्लिनिकल फीचर पढ़ लिए, मेन ये पढ़ लिया। थोड़ा सा इस तरीके आपको पता होना चाहिए इसका टाइप कुछ और जो होते हैं थोड़े बहुत इस तरीके से जो आते हैं आपको एटिपिकल और एक तरीके सेकेंडरी। सेकेंडरी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से तरीके डिजीज होती है तरीके से, या फिर इधर ड्रग्स होती है। मैं तो ड्रग्स होती हैं कौन कौन से, हेलोपेरिडोल वगैरह बात करते हैं तरीके से, जो हमारी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग वो किस में डेवलप हो जाती है, पार्किंसन डिजीज में डेवलप कर जाती है, क्योंकि इस तरीके से उनका एक्स्ट्रा प्राइवेट साइड इफेक्ट होता है। उसके अलावा क्या है, नॉर्मल पर्सिस्टेंट हाइपोथेसिस है वो भी डेवलप कर जाता है सेकेंडरी हाइपर पार्किंसन डिजीज में। और उसके अलावा क्या होते हैं, एक और डिजीज बात करके चले, अब इस तरीके से लिवर की डिजीज हुई इस तरीके से, तो उसमें मैंगनीज का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो उसके कारण आपको जो कहते हैं सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म देखने को मिल रहा है। भाई तरीके से कोच पार्क वो वाला नहीं है, जो तरीके से मेन कोच क्या होता है पार्किंसन बताने के लिए, पहले मैं बताता आपका हुआ आपको। तो मेन जो होता है वो सर्कमशन अगर पास काउंट में जो डोपामिन जो सिक्रेशन जो होता है उस तरीके से डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण जो लास्ट आउटपुट में जो मैं बताता है, जो मैं सब्सटेंशियल नगर वाले पार्ट में मैंने बताया, सब्सटेंशियल नगर पार्ट में जो होता है डोपामिन पार्ट में होता है, तो डोपामिन पार्ट में जो होता है D1 उसको तो डायरेक्ट स्टिमुलेशन करता है, इस तरीके से डायरेक्ट पाथवे को तो स्टिमुलेट करने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है इस तरीके से मूवमेंट बढ़ जाती है। इनडायरेक्ट पाथवे को इनिबिट करने का होता है, जिसके कारण मूवमेंट बढ़ जाती है। इसलिए लो ओवरलोड लेवल में सब्सटेंशियल नगर पार्ट का डोपामिन लेवल जो होता है इस तरीके से वो इस तरीके थैलेमस पे सिग्नल देता है, किसको इस तरीके से लास्ट में तो घुमा फिरा के, तरीके हमें सर्किट बता चुके हैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो उसी में जो घुमा फिरा के संदेश देने का उद्देश्य होता है इस तरीके से कि तरीके से मूवमेंट आपको बढ़ानी है। लेकिन अब इसकी जो लेवल है इस तरीके से कम हो गया तो क्या होगा, इस तरीके से वो मूवमेंट होगी वो उस लेवल पर नहीं जा पाएगी और मूवमेंट का जो है वो कम हो जाएगी। ये अब आ गए तरीके सेकेंडरी वाले पे, कौन होते हैं तो ड्रग है जैसे डोपामिन का रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दिया तो डोपामिन लेवल कितना भी ज़्यादा हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा बात करते हैं नॉर्मल स्लेस और हाइपरसेफेलस की, उसके भी एक कारण मिल सकता है आपको, लिवर डिसऑर्डर हुए जैसे हुए उनके संग आपको मिल सकता है मैंगनीज के एक्यूमुलेशन कारण। उसके अलावा कोकीन टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है, लेट मैनिफेस्टेशन होता है लेकिन मिल सकता है आपको देखने के लिए पार्किंसन डिजीज। ये तो इसलिए आप पार्किंसन डिजीज कहते हो, ये हिस्ट्री लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, हो सकता है ड्रग हिस्ट्री और एक तरीके से टॉक्सिसिटी एडिक्शन हिस्ट्री और एक तरीके से क्या हुआ हमारी और प्रीवियस डिजीज डिसऑर्डर की हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। कालीबस डायग्नोसिस क्लिनिकल फीचर या फंड के डायग्नोसिस नहीं करता, हिस्ट्री भी लेनी होती है, हिस्ट्री की अपने आप में इंपॉर्टेंस होती है यदि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस वाला एग्जामिनेशन में बोलिए तो ये चीज़ें। अब आते हैं ये एटिपिकल किसमें, एटिपिकल पार्किंसन डिजीज में। एटिपिकल पार्किंसन डिजीज का मतलब है कि पार्किंसोनिज्म में आ रहे हैं ये चीज़। पार्किंसन डिजीज को एक कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन कुछ एटिपिकल डिजीज होती है तरीके से जो कि टिपिकल पार्किंसन डिजीज तो नहीं है, लेकिन उसे हम पार्किंसोनिज्म में कंसीडर करते हैं, क्योंकि उस तरीके से ब्रैडिकाइनेसिया जो एक तरीके से मेन सिम्टम बताए थे मैंने, ट्रिमर वगैरह हुए, ये तरीके से देखने को मिल जाता है। हाँ ट्रिमर वो वाला देखने को नहीं मिला, इंटेंसिव ट्रिमर अलग ट्रिमर मिल सकता है, लेकिन आपको क्या काफ़ी हद तक चीज़ें जो है इस तरीके सेम देखने को मिल जाती है। पार्किंसोनिज्म में आप कंसीडर कर सकते हैं सो कॉल्ड, लेकिन आप पार्किंसन डिजीज में नहीं करते कंसीडर। क्यों नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया था ये क्राइटेरिया जो फुलफिल हो रहे थे इस तरीके से वो फुलफिल होने चाहिए, हम उसको पार्किंसन डिजीज में कंसीडर करना है, तो इसलिए हम पार्किंसन ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होते।
जैसे कि क्राइटेरिया बात करें तो पहला क्राइटेरिया होता है कि लिवोडोपा का रिस्पॉन्स देना चाहिए उसे ठीक होने में, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, या फिर यदि रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसमें एक तरीके से आपको एसिमेट्रिक ट्रिमर रिप्रेजेंट नहीं है। मतलब कहते हैं उसमें ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म में भी हम उसको नहीं डाल सकते। तो ये चीज़ है, तो ये आपको सिम्टम आपको नहीं देखने में, बाकी आपको एसोसिएट सिम्टम आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो सिम्टम है वो देखने को मिल जाते हैं। और उसमें और जो फीचर है एक्स्ट्रा जो कि बता रहे हैं कि तरीके चीज़ के ये पार्किंसन नहीं है, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए पहले डिजीज में आते हैं तरीके से, वो आते हैं हमारे मल्टी सिस्टम एट्रोफी। मल्टी सिस्टम एट्रोफी क्या होता है, इस तरीके से में पार्किंसन डिजीज वाले सारे लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको क्या कहेगा, वो आपको ये कहेगा इस तरीके से में ट्रिमर के नाम पे पार्किंसन वाले ट्रिमर नहीं मिलेंगे, ना आपको रेस्टेंट ट्रिमर ही कहेगा, ना एसिमेट्रिक ट्रिमर ही है, वो कहेगा इस तरीके से वो इंटेंशन ट्रिमर की कह देगा सीधे सीधे। ये बाकी सारे सिम्टम आपको उसके मिलेंगे, जैसे फॉल आउट वगैरह हुआ या इस तरीके से कुछ भी जो है वो सारे को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो रेस्टिंग ट्रिमर है वो नहीं मिलेगा आपको, एसिमेट्रिकल ट्रिमर है वो देखने को मिलेगा। ये और चीज़ क्या देखने को मिलेगी इसमें, जो आपको याद रखना है वो चीज़ याद रखनी है कि एक तरीके से इसके दो सब टाइप होते हैं। मल्टी सिस्टम एट्रोफी पार्किंसन वाला जो नॉर्मल है, इसमें पार्किंसन के सिम्टम है प्रीडोमिनेटली मिल रहे हैं। उसमें आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, उसको आयरन डिपोजिशन देखने को मिलेगा इंटरस्टिशियम में, तो वो चीज़ है स्ट्राइटम में, गलत हो गया ना, स्ट्राइटम में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो है जो उसका सेरिबेलम वाला मेटियम है उसमें कहता है हॉट क्रॉस साइन देखने को मिलेगा। फिर आते हैं हमारे प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर गेज पाल्सी। अब सुप्रान्यूक्लियर गेज पाल्सी का मतलब समझ सके कि आदमी जो है तरीके से चल नहीं पा रहा, गेज में उसकी दिक्कत है, तो उसमें कौन सा इन्वॉल्व रहता है, सुपीरियर कैलिकुलस इन्वॉल्व रहता है, जिसके कारण क्या कि आपको वो डाउन नीचे झुक के चल नहीं सकता, नीचे झुक के चलने का प्रयास करें थोड़ा नीचे दिख के गिर जाएगा, जिससे इसमें वो हिस्ट्री मिलेगी आपको रैपिडली एक तरीके से काफ़ी बार कि आपको बार बार गिर रहा है, चलता है, गिर जाता है, मतलब एक तरीके से वो प्रेजेंटेशन के रूप में नहीं रहेगा, होने को तो उसमें ही मिल सकता है पार्किंसन डिजीज में, लेकिन एक तरीके से वो प्रेजेंटेशन के रूप में नहीं रहता था। प्रेजेंटेशन के रूप में हम बातचीत करते थे किसकी, इतने ट्रेमर वगैरह की बातचीत करते थे, जी की बात करते हैं, तो वो एक तरीके प्रेजेंटेशन के रूप में ये नहीं रहेगा, प्रेजेंटेशन के रूप में इसमें रहेगा एक तरीके से हमारा क्या एक तरीके से गिरने की हिस्ट्री रहेगी बार बार, तो जिसके कारण गिरने का दिक्कत है, उसके बाद नीचे घुस कर गिरता है, तो कैसा मिलेगा आपको पास जब भी पेशेंट आएगा तो हाइपर फ्लेक्शन करते हुए आएगा इतनी यूँ, क्योंकि इतनी वो चाहता नहीं कि नीचे देखा तो गिर जाएगा। उसके अलावा क्या होता है आईलिड अपरेसिया, जो मैं बताया था इतनी डिफिकल्टी मूवमेंट ऑफ आई, क्योंकि इस तरीके से आपको जो है ब्रेडिकाइनेसिया वाला लक्षण को बताता है। ये MRI पे क्या बोलते हैं को हेमिंग बर्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो फाइंडिंग वगैरह पता होनी चाहिए, हमें पता है ये तो MRI फाइंडिंग, क्लिनिकल फीचर और केस प्रेजेंटेशन ही कैसे आएगा। आप कोई भी डिजीज होती है काफ़ी छोटी छोटी डिजीज तो ऐसे निपटा सकते हैं, वो 2-4 क्लिनिकल फीचर आता है, MRI फाइंडिंग याद रखना है, क्योंकि ये सारी डिजीज इसमें MRI से डायग्नोसिस होती है, इसमें CT वगैरह कुछ नहीं चलता, तो MRI ये मेन है, इसलिए नॉर्मल पे जगह पर तो इलाज मिलता भी नहीं। इसलिए पर्टिकुलर जैसे मुझे काफ़ी दिक्कत आती है डिजीज में, क्योंकि सर मैं केस पर्टिकुलर दिखता नहीं हूँ ना, मुझे केस कभी मिलता है ना, नेक्स्ट वगैरह मिलते ज़्यादा पैरालिसिस वगैरह मिलते हैं, इनके नहीं मिलते, क्योंकि वो डायग्नोसिस करने के लिए MRI हर हॉस्पिटल में होती नहीं है ये। और आते हैं इस तरीके से हमारा एक तरीके से कॉर्टिको डिजनरेशन। कॉर्टिको डिजनरेशन क्या है, जैसे एलियन लिम्फ फिनोमेना, इसमें एक तरीके से हमारे चलो सिगरेट पीने उठे, सिगरेट लगाई, लेकिन दूसरे हाथ ने रोक लिया, अभी दूसरे हाथ में तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए इसमें बता नहीं सकता, मैं मोबाइल पकड़ा हुआ है तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये क्या तरीका आपने लगाया और मैंने ही रोक लिया इस तरीके से, तो इस तरीके से आपका जो एक हाथ है और दूसरा हाथ है वो अपने आप में अलग अलग मूवमेंट कर रहे हैं पर्टिकुलर, ये चीज़ होती है। काफ़ी बार आपने देखा होगा, काफ़ी बार जो साइको टाइप के आदमी होते हैं, एक हाथ अलग का काम कर रहा है, दूसरा हाथ अलग काम कर रहा है, अपने आप में ही अलग ही कुत्ती चल रही है उनकी, तो ये है, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, इसे क्या कहते हैं एलियन लिम्ब फिनोमेना कहते हैं। बाकी ये जो सिम्टम जो मैं बता दी वो फ्रेम आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि टाउ प्रोटीन वाली पैथोलॉजी का, टाउ प्रोटीन इन दोनों में टाउ प्रोटीन पैथोलॉजी में मिलता है, आप उसमें ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें आपको मैंने बताया था लुई बॉडीज वाला जो था ना, इस तरीके स्पेसिफिक जा रहा था, थोड़ा सा लुई बॉडी वाली पैथोलॉजी आपको नहीं देखने को मिलती, लुई बॉडी थोड़ा सा स्पेसिफिक है इस तरीके से,
हमारा लूई स्पेसिफिक तो नहीं है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है उसमें लूई पॉडी के अंदर, लेकिन वो पार्किंसन डिजीज़ में आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या मिलता है आपको टाउ प्रोटीन का एक्यूमुलेशन मिलता है, और किसी डिजीज में मिलता है, ये 2 डिजीज में मिल सकता है। मैं कॉर्टिको स्पाइनल डिजेनरेशन में बताया था, और एक तरीके से मैंने बताया इधर प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर गेज पाल्सी, ये दोनों में एक तरीके से आपको टाउ प्रोटीन वाली पैथोलॉजी देखने को मिलती है। और जो बात करके चलें, और जो मैं बताई थी किसकी, एक तरीके से अल्जाइमर डिजीज, उसमें भी देखने को बात करते हैं। और लास्ट डिजीज आती है वो होती है हमारे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटोटेम्पोरल जिसमें एंटी सोशल आपको बिहेवियर देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रंटल लोब इन्वॉल्व हैं। तो इसमें आपके एक्यूमुलेशन ज़्यादा हाइपोफॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। इसमें आपको पिक कौन सी बॉडी देखने को मिलती है, आपको पिक बॉडी देखने को मिलती है। ये जब हम बात करेंगे डिमेंशिया की तब हम बातचीत कर लेंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से ये हमारा पार्किंसनिज्म के बारे में जो बताना था वो मैंने बता दिया। बाकी की जो हम ट्रीटमेंट होगा उसमें हम फार्मा वाले एक्सपर्ट से हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि खासकर कोई ऐसा प्रोटोकॉल वगैरह तो खास है नहीं है इसका, जो होगा हम बता देंगे तभी।